नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है आयुष। दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है कि इस मंच पर आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। वर्तमान दौर की अगर हम बात करें तो एक तेजी से समस्या फैलती जा रही है जिसका नाम है अस्थमा। अस्थमा का एक ऐसा अटैक है जो कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर इस बीमारी का सही तरीके से इलाज किया जाए, प्रॉपर डाइट आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है समस्या से आप दूर हो सकेंगे। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका परिचय सबसे पहले करा देता हूं। हमारे साथ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह पाल जुड़े हुए हैं। उनके साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं योगेंद्र सिंह जी। आप दोनों का ही स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूँगा कि अगर हम अस्थमा की बात करें, अस्थमा खास तौर पर आयुर्वेद के माध्यम से कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, कैसे इस बीमारी को दूर किया जा सकता है? आयुर्वेद के हिसाब से अस्थमा एक श्वास संबंधी बीमारी है। आयुर्वेद की सारी बीमारियों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वात पित्त कफ के आधार पर ही हम उसको डायग्नोस करते हैं, उसकी बीमारी का निदान उसी के हिसाब से बनाया जाता है। अस्थमा जो है बेसिकली कफ और वात की अधिकता से होने वाली एक श्वास संबंधी बीमारी है। इसमें मरीज को अचानक से ऑक्सीजन की काफ़ी कमी फील होती है और काफ़ी ज़ोर से श्वास लेने के लिए प्रयास करता है, और जब श्वास पूरी तरह से नहीं मिलता है तो वो बेचैन हो जाता है। उसको ज़ोर ज़ोर से खांसी आ सकती है, बेहोशी आ सकती है, चक्कर आता है, बैठने में उसको थोड़ा सा राहत महसूस हो सकती है, लेटने पर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है। तो इस तरीके से जो है अस्थमा एक काफ़ी जानलेवा टाइप की बीमारी होती है और लोग काफ़ी परेशान और बेचैन होकर इसको अपने आप को फील करते हैं जी। लेकिन सर, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के माध्यम से कैसे इस बीमारी का इलाज संभव है? क्योंकि देखा गया है अन्य जो पद्धतियां होती हैं उसमें वक्त काफ़ी लगता है। तो क्या ये कहा जा सकता है या इसको भ्रम के रूप में देखा जाए कि आयुर्वेद के माध्यम से वक्त ज़्यादा लगता है? जी, आयुर्वेद के माध्यम से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस बीमारी में काफ़ी वक्त लगता है। बेसिकली आयुर्वेद में अस्थमा का जो इसका प्रकार बताया गया है उसमें एक प्रकार है तमक श्वास, जिसको काफ़ी याप्य करके बोला गया है। याप्य बीमारी का मतलब होता है कि इसको ट्रीट करने में समय लगेगा, क्योंकि अस्थमा एक हमारे स्वास्थ्य पे जो इफ़ेक्ट होता है वो इम्यूनिटी पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि अगर किसी मरीज का इम्यूनिटी अगर काफ़ी वीक है और अस्थमा अगर उसको थोड़ा भी अगर अटैक करता है तो वो काफ़ी गंभीर रूप से तो सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है जिनकी लो इम्यूनिटी रहती है वो खास तौर पर से प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको ट्रीट करने में उतना ही लंबा समय लगेगा। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है और अस्थमा का अटैक अगर होता भी है सिचुएशनल किसी एलर्जन के आने की वजह से या कोई और बाहरी आघात की वजह से या इंटरनल कोई कफ सीक्रेशन की वजह से, तो उसको हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर जितना ज़्यादा मरीज वीक होगा बीमारी का अटैक उतना ज़्यादा होगा और उसको ठीक करने में हमें उतना ही लंबा समय देना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें समय लग सकता है, बट ऐसा नहीं कि हम इसको क्योर नहीं कर सकते। अगर मरीज बहुत खान पान पे विशेष ध्यान रखे, जिसको हम आयुर्वेद में आहार विहार बोलते हैं, आहार मतलब जो हम खाते पीते हैं उस पर विशेष ध्यान रखना है। उसमें कोई भी कफ वर्धक या वात वर्धक आहार विहार का सेवन नहीं करना है। अगर वो करते हैं तो बीमारी एग्रीवेट होती है। बिहार का मतलब होता है हम ऐसी रहन सहन, जैसे हम शीत वाली ऋतु में ठंडे जगह पे रहें, बिस्तर अगर बहुत पुराना है, गंदे हैं, धूल के कण जमे हुए हैं, उस तरह के मौसम में रहते हैं। आजकल पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। अगर हम सिटी में कहीं जाते हैं बिना मास्क के अगर जाते हैं, धूल धुआं अगर हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो अस्थमा का अटैक जो है ज़्यादा बढ़ता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जितना अगर इससे बचेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। जितना ज़्यादा हमारा ब्रीदिंग फ्रेश होगा, जितना हमारा श्वास लेने का तरीका फ्रेश होगा, जितने ज़्यादा हमारे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम कई तरह के प्रयास कर सकते हैं, जिसमें एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, जो भी हम रूटीन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी बढ़ती है। चलिए सर, साफ तौर पर कहा जा सकता है अगर रेगुलर वर्कआउट करेंगे या स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा, जैसे आपको पता चला शुरुआती दौर जो आपका रहा कि आपको अस्थमा की बीमारी हुई है, तो आपको क्या रियलाइज़ हुआ, क्या लगा आपको उस वक्त कि आप अवसाद में भी चले गए? क्योंकि कहा जाता है अस्थमा इतनी आसानी से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। शुरुआत में तो यही लगा कि ये मतलब कितने दिनों तक चलेगा, कैसा रहेगा, और मतलब प्रॉब्लम बहुत हो जाती थी। इन्हेलर यूज़ करना है, साथ में कैरी करके चलना है, थोड़ी सी भी धूल हो गई, धुआं हो गया, एलर्जी लेवल बहुत ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे सर से मुलाकात हुई, इसके बारे में जाना, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ा, तो सर ने मतलब एक साल के अंतराल में पूरा एक सिस्टम से इलाज किया, इम्यूनिटी का
और आपका एलर्जी से भी बाहर निकाला, उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्राणायाम किया, योगा किया, धीरे धीरे फिर रिलीफ मिलता गया। तो कितना वक्त लग गया? आयुर्वेद पद्धति से आपका इलाज हुआ है, इसके पहले आपने दूसरी पद्धतियों का भी इलाज किया जैसा कि आपने बताया, तो क्या आपको लगता है कि कितना ये ज़्यादा सरल रही क्या इस पद्धति के माध्यम से आपका इलाज? सरल ही था, एक प्रोसेस से इलाज हुआ और मतलब 6-7 महीने का पूरा टाइम पीरियड इसमें गया। सरल ही था, कोई मुश्किल नहीं था। जब अंदर से होता है कि अब ठीक ही होना है तो कौन सी चीज़ मुश्किल लगेगी आपको। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आपने इनका इलाज किया तो क्या अब ये वो सारी नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल एक्सरसाइज या एक लाइफस्टाइल जी सकते हैं जो एक आम इंसान जीता है? क्योंकि आपने बताया था कि काफ़ी क्रिटिकल स्टेज इनकी पहुँच गई थी। जी बिल्कुल। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी के इलाज के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है निदान परिवर्जन, यानी जिस कारण से बीमारी होती है हमें उन कारणों से दूर होना होता है। तो पहले हमने इनको एडवाइस किया कि आपको जो समस्याएं हैं वो कहाँ से आ रही हैं, पहले आपको वो पता लगाना पड़ेगा और थोड़ी सी कोशिश करके आप उनसे दूर रहना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा जो कारण अगर हटेंगे तो कार्य अपने आप अच्छा ही होगा। तो अस्थमा के जो बेसिक कारण इनको पता चले, इन्होंने जैसे लेट नाइट डाइट लेना, रात भर जागना या ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते थे, तो वो सारी चीज़ें जब इंक्लूड हुई तो इनका पहला कारण हमने उसको स्टॉप आउट किया, उससे हमने अलग किया। दूसरा होता है संस्मरण चिकित्सा। संस्मरण यानी कि जो बड़े हुए दोष हैं जिनकी वजह से बीमारी हो रही है, उन दोषों को दवाइयों के माध्यम से वहीं कहीं सबसाइड करना। जी। तो जो दवाइयाँ हमने इनको दी उनमें 2 तरह के इलाज होते हैं। एक तो जो बेसिकली बीमारी है उनको सबसाइड करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा होता है कि इम्यूनिटी बढ़ाना, उसको हम रसायन चिकित्सा के अंतर्गत लेते हैं। आयुर्वेद में एक रसायन चिकित्सा, जैसे आपने बड़ा सुना होगा च्यवनप्राश एक मेडिसिन होती है जी, या जिसको आम तौर पे लोग रोजाना लेते हैं, लेकिन वो कितना बड़ा इफेक्ट करता है लोगों को पता नहीं, वो रसायन चिकित्सा में आता है। वो अस्थमा के साथ साथ कई हजारों तरह की बीमारियां जिनको वो प्रोटेक्ट करता है हमारे शरीर को। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इस तरीके से हमने जब सेकंड ऑप्शन दिया कि आप मेडिसिन लीजिए प्लस थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और जो च्यवनप्राश है इसका रूटीन में सेवन करिए, प्लस कुछ मेडिसिन से आयुर्वेदिक है वो दी, तो इन्होंने धीरे धीरे उसको किया। थर्ड जो होता है वो और ज़्यादा क्रिटिकल में, इनका वहाँ तक लेवल आने के पहले ही इन्होंने अच्छे से केयर किया और ये ठीक हुए। तो सर कुल मिलाकर कहा जा सकता है अगर केयर की जाती है, अगर समस्या आपके सामने है लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप केयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है इस बीमारी से आप दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर ये निकलकर सामने आ रहा है कि अगर आपको बीमारी है और अगर इसका आप सही तरह से इलाज नहीं करते हैं तो आखिर इसके बाद क्या कुछ परेशानियां आपके सामने आएंगी। सर एक सवाल और निकलकर सामने आ रहा है जो कि भ्रम या तथ्य, इसको दोनों ही कह सकते हैं, क्या पालतू जानवरों को घर में रखने से अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है या इसकी शुरुआत होने की आशंका रहती है? जी बिल्कुल, ऐसा अमूमन कम ही देखा गया है। यह पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि अगर वो पर्टिकुलर जैसे कोई भी हमने जानवर पाला हुआ है, डॉग है, कैट, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम लोग रैबिट भी जैसे पालते हैं, उनके जो रेसेस है बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, जो रोए हैं, जो बाल हैं बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, और वो हवा के माध्यम से जब किसी व्यक्ति विशेष के नाक के द्वारा श्वास में जाते हैं तो वो एक एलर्जन का काम करते हैं और उसकी वजह से लंग्स के अंदर काफी मात्रा में कफ प्रोड्यूस होता है। तो सर ये भी कहा जा सकता है कि अगर पालतू जानवर आपके घर में है तो आपको समस्या हो सकती है, बट सबको नहीं। जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जो पर्टिकुलर व्यक्ति किसी के लिए सेंसिटिव है, तो ही उसी कंडीशन में होता है। तो दर्शकों साफ तौर पर कहा जा सकता है अगर आपने पालतू जानवर घर में रखे हैं तो इससे बीमारी तो हो सकती है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर लो इम्यूनिटी वाले लोगों की तो कहीं ना कहीं कोशिश ये करनी चाहिए कि इम्यूनिटी हाई की जाए ताकि जो समस्याएं भविष्य में आपके सामने आ सकती हैं उन्हें रोका जा सके। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। कौन जानता है उसे, कौन है वो, कैसे उस काफिले में शामिल लोगों के कदम इस जगह पर आकर थम गए। कोई पहेली नहीं है ये, बस इस नक्शे के ठीक बीचों बीच जो जगह दिखाई दे रही है वही हमारी मंजिल है। और नाम भी कितना शायराना, लगभग कविताओं वाला, सागर 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 सागर। नाचें, गाएं, गुनगुनाएं फिल्मी गीतों के साथ। देखना ना भूलें सिने संगीत सुबह 7 बजे, सोमवार से शुक्रवार
सिर्फ डीडी नेशनल पर। नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार करने वाला हमारा खास प्रोग्राम। तालीम और गाइडेंस की अहमियत को समझते हुए ये खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लाइफ साइंसेज डोमिनेट करेगी फॉर ऑल साइंसेज पुट टुगेदर। क्या इंडिया में रहकर उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं या वो देख नहीं पा रहे हैं वो फैसिलिटीज? इंडिया सोशल मीडिया के यूज में टॉप कंट्रीज में आता है। नौजवान हिंदुस्तान देखिए हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। Stand by studio, roll for recording. Five seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Roll and take audio now. नमस्कार, हम करते हैं आपका स्वागत डीडी किसान की इस विशेष कृति में जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। देखिए कार्यक्रम महिला किसान अवार्ड्स सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10:05 और दोपहर 2:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर पुनः आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम आयुष में। योगेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा जी। क्या अब ये कहा जा सकता है आप लाइफस्टाइल प्रॉपर जी रहे हैं, जैसा कि आम जनता की अगर बात करें तो क्या जो मैं कर सकता हूँ वो अब आप भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। वर्कआउट वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह इन सब में आप क्या कुछ डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं या एक्सरसाइज आप कौन सी प्रेफर करते हैं? एक्सरसाइज में रेगुलर रूटीन के हिसाब से, जैसे सुबह रियाज करना, ये करना, उसी हिसाब से मैं सुबह उठ के सबसे पहले योगा करता हूँ और प्रॉपर जो डाइट प्लान बताया गया मुझे सर के द्वारा वो पूरा फॉलो करता हूँ। एक्सरसाइज भी करता हूँ, मतलब नॉर्मल सारा। खाने में कौन सी चीज़ अवॉइड करते हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा अवॉइड करता हूँ खट्टा जी। खट्टा और ठंडा, जैसे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ठंडी है तो नहीं मैं खाता, और बहुत ज़्यादा अगर खट्टी। लेकिन सर कहा तो ये जाता है कि अस्थमा वालों को आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है, कैसे बचते हैं? नहीं, मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली आयुर्वेद में इसका एक उपसय बोला गया है। उपसय मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपको पसंद तो होती है, लेकिन अगर उसको लेने से आपकी बीमारी बढ़ती है तो वो आपके लिए अनुपसय का काम करता है, मतलब आपको वो सबसे ज़्यादा घातक है। अस्थमा वाले को आइसक्रीम पसंद हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब ज़्यादा होता है ना, जैसे हम चोट लगती है तो बर्फ़ की सिकाई करते हैं जी, तो वो हीट जनरेट करने के लिए तुरंत में असर कर सकती है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसके बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, इसलिए हमें बचना चाहिए। सर भ्रांति ये भी फैली हुई है कि अंगूर या केला नहीं खाना चाहिए, क्या ये सच है या अस्थमा के पेशेंट्स इसको खा सकते हैं? नहीं, अस्थमा के पेशेंट इसको खा सकते हैं, बट इसके खाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर आप केला या अंगूर खाते हैं, सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको पानी नहीं पीना है। जनरली क्या होता है, लोग फ्रूट्स खाने के बाद थोड़ी देर बाद पानी पी लेते हैं, जो कि ध्यान में नहीं रहता कि मैंने अभी फल खाया हुआ है। अगर वो पानी पिएंगे तो वो जाके उसको जो जठराग्नि को मंद करते हैं और वो जो कफ बनने की मात्रा को बढ़ाते हैं, इसलिए वो नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर आपको फल खाना है तो आप भोजन के पहले खाइए, फल खा के फिर भोजन करिए, भोजन के बाद फिर पानी पीजिए, या हो सके तो गुनगुना पानी पीजिए। तो अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो कफ नहीं बनेगा, कफ नहीं बनेगा तो अस्थमा के जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फल खा सकते हैं, बट थोड़ी सी सावधानी के साथ, थोड़ी समझ के साथ। जैसे कि सर आपने बताया कि या तो गुनगुना पानी ले या ठंडा पानी ले, तो क्या अगर मिक्स हो जाता है, कई बार ऐसा रहता है कि वक्त इतना नहीं रह पाता है, जो पेशेंट रहते हैं कि गर्म पानी ही उनको मिले, तो ऐसे में अगर पानी बदलता है तो क्या समस्या आ सकती है इससे? शीत और उष्ण एक निदान है, आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो कारण है उनमें से एक कारण ये भी है कि एक ही समय पे ठंडा और गर्म का सेवन करना। अगर ठंडा और गर्म का सेवन करते हैं तो बॉडी को तुरंत एडजस्ट करने में समय लगता है, और उस समय इम्यून थोड़ा सा डाउन होता है और कोई भी बीमारी हावी होती है। तो ये अस्थमा के लिए तो घातक है ही, साथ में दूसरी बीमारियां भी बढ़ा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि इम्यूनिटी लेवल कम रहता है, और इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास करने चाहिए? क्या ये कहा जा सकता है एक्सरसाइज के माध्यम से या डाइट के माध्यम से इम्यूनिटी को हाई किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ाने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला होता है आप अच्छे से अच्छा खाना खाइए, भोजन जो है वो ताज़ा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। आजकल जो ट्रेंड है कि फ्रिज में रखा हुआ खाना जो खाते हैं वो सबसे ज़्यादा कफ प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए लोगों का इम्यूनिटी वीक होता जा रहा है। तो खाना जितना फ्रेश होगा, जो गर्म बना हुआ खाना होगा वो कभी नुकसान नहीं करेगा।
रखा हुआ खाना हमेशा बीमारी बनाता है। खाने के साथ साथ आप एक्सरसाइज, आजकल जो लाइफ स्टाइल है उसमें एक्सरसाइज लगभग ना के बराबर है। लोग जो रूटीन भागदौड़ को ही एक्सरसाइज समझ लेते हैं, वो कहते हैं हम ऑफिस जा रहे हैं, पैदल चलते हैं, वो एक्सरसाइज हो गई। लेकिन उस समय माइंड सेट आपका एक्सरसाइज जैसा नहीं रहता है। एक्सरसाइज के लिए तन और मन से दोनों से आपको इन्वॉल्व होना है, इसलिए योगा ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि उसके साथ फिजिकल के साथ साथ आपका मेंटल स्टेटस भी आपका रिलैक्स होता है। तो कहा जा सकता है दर्शकों, अगर एक्सरसाइज करेंगे, आप योगा करेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बेहद खास बात ये भी बताई है कि जो खाना पुराना होता है, बासी खाना हम फ्रिज में रख देते हैं और कोशिश ये रहती है कि अगले दिन उसे खा लें, लेकिन अगर आप ये खाना खाते हैं तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है आपके लिए परेशानी हो सकती है। योगेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा। इससे पहले आपने बताया कि जो इनहेलर रखते हैं, तो क्या ये कहा जा रहा है कि आप इनहेलर हमेशा अपने साथ कैरी करके रखते थे? हाँ, पहले तो मुझे कैरी करके हर जगह एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके ही चलना पड़ता था सारा ट्रीटमेंट इनहेलर का। रोटा कैप भी एक होता है, पाउडर फॉर्म में होता है जी, उसको भी यूज़ करते हैं, वो लाइक इनहेलर ही होता है, वही काम सेम करता है। तो दोनों में से एक चीज़ तो मैं कैरी करके चलता है। लेकिन आम जनता में भी भ्रांति फैली रहती है कि इनहेलर रखना है, टेंशन रहती है हमेशा, क्या ये ठीक है या नहीं है? मतलब क्या माना जाए इससे? मैं एक्चुअली समझा नहीं आपके आपने। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या इनहेलर हमेशा रखना अपने साथ जरूरी होता है? इसको लेकर भ्रांति फैली रहती है। अगर आप इनहेलर लेके नहीं चलते तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली प्रेशर रहता है कि मुझे अस्थमा का अटैक ना आ जाए। जी जी, बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, लेकिन वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखना पड़ता है ना, कि रख लेते हैं कि कभी अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, बस में हैं, तो वहाँ कहाँ दवाइयाँ मिलेंगी अगर अचानक से अटैक आ गया तो। जब से आपने आयुर्वेद पद्धति से इलाज आपका शुरू हुआ है, क्या आपने इनहेलर रखा? नहीं रखा। तकरीबन 5 साल हो गए। सर 5 साल इनको हो गए, इन्होंने इनहेलर भी छोड़ दिया है, आम जनता की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। इनहेलर को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, इनहेलर एक जीवन रक्षक दवाई के रूप में काम करती है, और जिनको अस्थमा है उनको इनहेलर साथ में रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब अस्थमा का अटैक आता है उस समय सबसे करीबी और सबसे जल्दी जो आपको रिलीफ देगा वो इनहेलर ही होता है। अगर इनहेलर समय पर नहीं लिया तो वो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए मैं अस्थमा वालों से बोलना चाहूँगा कि आप इनहेलर रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में अस्थमा का अटैक आते हैं, या आपका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, स्टार्ट है, या बीमारी आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो सेफ्टी पॉइंट से आपको इनहेलर अपने साथ रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सर जन भावनाओं की हम बात करें तो लोगों में ये एक साइकोलॉजिकल सोच बन जाती है ऐसी कि अगर मैं इनहेलर लेके नहीं जाऊंगा तो मुझे कहीं अटैक ना आ जाए। तो क्या ये कहा जा सकता है डिप्रेशन में भी डालती हैं चीज़ें इंसान को? बिल्कुल डालती हैं, लेकिन कोई भी डिपेंडेंसी होती है वो इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है। व्यक्ति को ये लगता है कि मैं इनहेलर पर डिपेंड हो गया हूँ, इसलिए वो डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन वो एक जानलेवा बीमारी से बचाने का एक तरीका है। जीवन रक्षक मेडिसिन होती है, वो बचा सकती है। इससे बेहतर है कि आप इनहेलर रखिए, साथ में आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लीजिए, अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए, खान पान और रहन सहन पे अपना बदलाव कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इम्यूनिटी बढ़ता जाएगा, आपकी बीमारी ठीक होती जाएगी। आप एक समय आएगा आपको इनहेलर नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप सडनली नहीं छोड़ सकते। उसके लिए आपको पहले ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, अपना इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, तब आप ये सब कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अब इम्यूनिटी बढ़ाइए, अगर इम्यूनिटी कम रहेगी तो समस्या आ सकती है। लेकिन अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो अपने साथ इनहेलर हमेशा रखिए। इसके साथ ही आयुर्वेदिक के माध्यम से इसका इलाज भी करें, क्योंकि अगर इनहेलर आप रखकर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर ज़रूर बना रहता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद पद्धति से इसका इलाज करेंगे तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि वक्त ही सही, लेकिन वक्त के बाद आपकी बीमारी का निदान ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। सैटरडे जुबली और संडे ब्लॉकबस्टर देखिए 12 जनवरी से शाम 6 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। एक जगह है धरती पे ऊंटों के ऊपर चढ़ के चंदा सूरज बदले करवट है। मेरू के उस सागर पे धरती की उस चादर पे मीलों धोरों की सिलवटें हैं। चल 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 मैं दिखलाऊं तुझको, चल इस दुनिया में ऐसा एक छोर है। सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल।
सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का आपका स्वागत है और आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अस्थमा को लेकर अगर हम पंचकर्म की बात करें तो पंचकर्म कितना सहायक साबित होता है अस्थमा को दूर करने के लिए? जी जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को ठीक करने के 3 तरीके बताए गए। पहला निदान परिवर्जन, दूसरा होता है संस्मन जो कि दवाइयाँ दे के किया जाता है, तीसरा होता है संशोधन। संशोधन चिकित्सा को ही हम पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं जी। संशोधन में क्या होता है, जो बढ़े हुए दोष हैं उनको हम शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। उसमें 5 कर्म इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बमन, विरेचन, बस्ती, ये सारी चीज़ें हैं, रक्त मोक्षण और नस। तो इनके द्वारा जो कफ वगैरह, जैसे अगर हम अस्थमा की पर्टिकुलर बात करें तो ये कफ और वात की वृद्धि से होने वाली बीमारी है, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान पित्त होता है। तो इसको अच्छे जो आयुर्वेद डॉक्टर वो डायग्नोज करते हैं कि ये किस स्थान की बीमारी है, और उसके बाद हम उसमें अकॉर्डिंगली पेशेंट को उसके पूर्व कर्म भी होते हैं पंचकर्मा के पहले, वो करने के बाद फिर पंचकर्मा की प्रोसेस करते हैं। उसमें बमन, विरेचन इन्वॉल्व होता है। उसके माध्यम से जब दोष अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तब फिर जो थोड़े बहुत बचे दोष हैं उनको हम दवाइयों से ठीक करके बीमारी को पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। सर, आमजन में ये भी एक भ्रांति फैली हुई है कि अस्थमा जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या ये वाकई में सच है? जी बिल्कुल सच है। अस्थमा के मॉडर्न के हिसाब से 2 कारण माने गए। एक होता है जेनेटिक, दूसरा होता है एलर्जिक जो बाहर से आता है, एक्सटेंसिक और इंसेंट्रिक बोलते हैं। तो जो जेनेटिक है उस पर काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी काफ़ी हद तक लो रहता है और उसका बॉडी काफ़ी हद तक सेंसिटिव रहता है, स्पेशली फॉर अस्थमेटिक कंडीशन के लिए। तो उसको हम धीरे धीरे अगर हम पंचकर्मा की मदद लेते हैं और साथ में निदान परिवर्जन और संस्मन चिकित्सा, 100% उसको धीरे धीरे हम अस्थमा दूर कर सकते हैं। योगेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा, जैसा कि आपको इसकी प्रॉब्लम रही है अस्थमा की, तो क्या जेनेटिक, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो क्या आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके अभिभावक हैं, क्या इनमें कभी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली? जी, मेरे दादाजी को अस्थमा था, वो अस्थमा पेशेंट थे और उनको था, उनका इलाज भी एलोपैथी का ही चल रहा था। तब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे भी हो जाएगा, और काफ़ी सालों उनकी डेथ भी उसी की वजह से हुई थी। जैसा कि डॉक्टर साहब, ये तो साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि जो अगर हमारे अभिभावक हैं उनको रहता है अस्थमा, तो हमें भी आ सकती है इसकी प्रॉब्लम। तो इससे आने वाली पीढ़ी बचने के लिए क्या कदम उठाए अभी से ही? बिल्कुल बचने के लिए जो तरीके हैं वो सबसे अच्छा है कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए। सबसे अच्छा है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि अस्थमा सीधा लंग्स पे अटैक करती है, और लंग्स अगर मजबूत रखते हैं, आजकल का ट्रेंड है कि आप आउटडोर गेम कम होते जा रहे हैं जी, तो इस वजह से भी अस्थमा का जो है प्रकोप बढ़ता जाता है, लोगों को ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आउटडोर गेम होते नहीं हैं, तो लंग्स हमारे उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। पहले आउटडोर गेम ज़्यादा होते थे, लोग जितना दौड़ भाग करके खेलेंगे, लंग्स को मौका मिलेगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो अस्थमा के अटैक कम होंगे। एक तो ये रीज़न है। दूसरा खान पान, आजकल पहले ट्रेंड होता था, फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, लोग गर्म बना खाना फ्रेश बना के खाना फ्रेश ही खाते थे, लेकिन सर रखने का ट्रेंड नहीं था। फास्ट फूड जैसा जो चलन आया है, हाँ, फास्ट फूड का ट्रेंड पहले नहीं था, है ना। अभी जैसे फास्ट फूड का चलन जा रहा है, फ्रिज में प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, पैक्ड फूड मार्केट में आ रहे हैं, हर तरह के पीने खाने के लिए सारा पैक्ड फूड जो ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से बॉडी का जो इम्यून है वो उतना बढ़ नहीं पाता है। तो व्यक्ति अगर सामान्य स्वस्थ भी है, लेकिन वो चीज़ें उपयोग करते करते वो बीमार हो जाता है। जैसा कि मौसम अगर बदलता है, अस्थमा के पेशेंट के नज़रिए से हम बात करें, तो बदलते मौसम में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मौसम का सीधा असर होता है इस बीमारी पे। जैसे अभी ये शीत ऋतु है, इस समय कफ का संचय काल होता है। इस समय जो अस्थमा को बढ़ाने वाली जो कारण है वो हमारे शरीर के अंदर जमा होता जाता है। अभी जैसे भी फरवरी मार्च का जो समय आएगा, वो उस समय पे जो कफ है पिघल के बाहर आता है। जैसे आपने सुना कि बर्फ़ जम जाती है इन दिनों, और फिर जब तेज़ धूप निकलती है तो पिघल के तेज़ बहती है, गंगा का पानी जो है उस ऋतु में बढ़ जाता है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो है जो कफ की मात्रा है वो इस सीजन में बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब धूप तेज़ आएगी। तो सर्दी के बाद जब भी गर्मी का सीजन आता है, वो एक ऐसा काल होता है जब हम विशेष रूप से अस्थमा के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक और सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर हम उसका शोधन नहीं करें तो अस्थमा का अटैक आता ही आता है। तो पेशेंट्स के लिए परेशानी बिल्कुल। इसलिए हमारे आयुर्वेद में इसका एक छोटा सा हम लोग बासंतिक बमन बोलते हैं कि बसंत ऋतु आने के बाद उनको एक प्रॉपर बमन जो पंचकर्मा का पार्ट है वो करना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक सर्विसिंग। एक साल में एक बार अगर आप बमन करा लेते हैं तो आपका कफ की मात्रा है बॉडी में कभी नहीं बढ़ेगी और अस्थमा का अटैक नहीं आएगा। सर, पंचकर्म की यहाँ पर बात निकली है तो सवाल निकलना लाजमी है, एक नैतिक क्रिया रहती है पंचकर्म में, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी,
पंचकर्मा बेसिकली डॉक्टर के देख रेख में ही कराया जा सकता है। बाकी आप जो उसके जो प्राइमरी है स्नेन स्वेदन वगैरह ये आप घर पे कर सकते हैं। और साथ में बासंतिक बमन एक ऐसी रूटीन प्रक्रिया है जो पहले के लोग करते थे। आप ज़्यादा कुछ नहीं तो बसंत ऋतु में नमक के पानी को पी के एक बमन कर सकते हैं, उससे भी आपका कफ काफ़ी हद तक निकल जाता है। अगर कफ निकल जाएगा तो आगे ये अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दर्शकों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है अगर आप अपना ध्यान रखते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से अस्थमा का इलाज करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या दूर हो सकती है। आप दोनों हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, अगर हम ऐसे में बात करें अस्थमा की तो अस्थमा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके उपचार भी संभव हैं। अगर आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से आप इलाज करते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है इस समस्या से आपको निजात मिल सकती है, इस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।